गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीत कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विषय रसायन शास्त्र कक्षा 9 से। यह इस विषय का दूसरा लेसन है जिसमें पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में, ठीक है, जिसमें उससे रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर किया जा चुका है। तो जो यूजर्स नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल पे उन दोनों लेसन को अवश्य पढ़ लें। आइए लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया था: ठोस, द्रव और गैस। इस लेसन में हम लोगों को रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, जिसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आइए इसका वर्गीकरण समझते हैं। पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, जो मिश्रण कहलाता है। अब शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में रखा गया है, एक तो हो गया तत्व और दूसरा हो गया यौगिक, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, एक समांग मिश्रण और दूसरा विषमांग मिश्रण। तो ये समझ में आया होगा कि पदार्थ का वर्गीकरण एक तो शुद्ध हुआ और दूसरा अशुद्ध हुआ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में रखा गया है, तत्व और यौगिक। उसी प्रकार अशुद्ध पदार्थ को 2 वर्गों में रखा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक एक करके वारी वारी से सभी का डिफिनेशन, उसके गुण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले आइए कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो हैं उसको समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले यह जानते हैं कि कण किसको कहते हैं। तो कण सबसे छोटी इकाई है ना, और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से जो मिलकर बना है वो परमाणु कहलाता है, ठीक है। और परमाणुओं से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मिलकर बना है उसे अणु कहते हैं, ठीक है। और अलग अलग परमाणुओं से मिलकर जो बना है उसे यौगिक कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है ना। तो सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारे कण हो गए, और इन्हीं कणों से मिलकर परमाणु बना है। जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सब जो हो गया हमारा परमाणु हो गया। अब यहाँ पे समझने योग्य बात है, अणु और यौगिक में क्या अंतर है। तो अणु एक ही प्रकार के परमाणु से बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलेगा तभी आपका O2 होगा। N2 कैसे मिलेगा, तो 2 नाइट्रोजन मिलकर के ही N2 गैस का निर्माण करता है। तो ये इसमें एक ही प्रकार के परमाणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं यौगिक के बारे में। तो यौगिक जो है अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तब इसमें H2O बनेगा, है ना। और उसी प्रकार NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें यह देख रहे हैं कि अलग अलग परमाणुओं से मिलकर यौगिक बन रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। कि तत्व वह पदार्थ, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध और सरलतम द्रव है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि, ये सब तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि तत्व किसे कहते हैं। तो पदार्थ का वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में अलग नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है, ठीक है। आगे जानते हैं, ये देखिए कि एक ही प्रकार के एलिमेंट हेलियम एटम्स है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ये सब एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, ठीक है। तत्वों की विशेषताएं क्या होती है ये जान लेते हैं कि तत्व की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है,
दूसरा है यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा है कि यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु का ही बना होता है जिसका परमाणु संख्या 1 होती है। अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। सॉरी, विस्तार यहाँ पे गलत लिखा गया है। अब तक 118 तत्वों का खोज हो चुका है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक में पाए जाते हैं और अन्य जो हैं संश्लेषित तत्व हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, तत्व की विशेषताएं, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। दूसरा है यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तीसरा है यह सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं का ही बना होता है जिनका परमाणु संख्या 1 होता है। और अब तक कितने तत्वों को खोजा जा चुका है? तो 118 तत्वों का ज्ञान हो चुका है हम लोगों को, जिसमें से 92 हमारा प्राकृतिक में पाए जाते हैं और शेष जो है संश्लेषित तत्व है। ठीक है। अब आइए जानते हैं हम लोग कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो तत्व भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो हुआ आपका धातु और दूसरा हुआ अधातु। ठीक है। तत्वों की एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिसे उपधातु कहते हैं। तो सबसे पहले उपधातु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये 6 प्रकार के हमारा उपधातु कहे जाते हैं। तो समझ में आया होगा तत्वों का वर्गीकरण। अब जानते हैं हम लोग धातु के गुणों के बारे में। ठीक है। तो धातु के निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें पहला है कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धातुइक चमक कहते हैं। दूसरा है यह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तीसरा है ठोस अवस्था में यह आघात वर्णीय और तन्य होते हैं, है ना, यानी कि इसको हम पीट करके दूसरा आकार भी दे सकते हैं, है ना। चौथा है कि अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। पारा एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहता है। तो ये था धातुओं के गुण के बारे में कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि करंट इसमें प्रवाहित होता है। ठोस अवस्था में यह आघात वर्धनीय और तन्य होती है, यानी कि इसे पीट कर हम कोई भी दूसरा आकार दे सकते हैं। अधिकांश धातु कमरे के ताप पर क्या होती है? ठोस होती है। एक अपवाद में आपका पारा है जो कमरे के ताप पर किस रूप में रहता है? द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि ये सब क्या हैं? धातु के उदाहरण हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि अधातु के गुण के बारे में। ठीक है। तो इसके भी निम्नलिखित गुण होते हैं, जिसमें पहला है इसमें प्रायः कोई विशेष चमक नहीं होती है, यह रंगहीन होता है। दूसरा है कि यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट एक अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा है यह प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है, किंतु कुछ अधातु जो ठोस के रूप में पाई जाती है वह मुलायम एवं भंगुर होते हैं। ठीक है। ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस अधातु के उदाहरण हैं। ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है आपको कि अधातु के गुण क्या हैं। इसमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, यह ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। एक ग्रेफाइट है जो आपका विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद में है यह। तीसरा है यह प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है, किंतु कुछ अधातु जो ठोस के रूप में पाई जाती है वह मुलायम और भंगुर होती है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, फास्फोरस अधातु के उदाहरण हैं। ठीक है। आइए जानते हैं अब यौगिक के बारे में, कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके या रासायनिक बंधनों द्वारा जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रकार बने इस नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। या इसका सिंपल डिफिनेशन कर सकते हैं कि 2 तत्वों के मिलकर नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे
गंधक का अम्ल, साधारण नमक इत्यादि यौगिक का उदाहरण है। अब हम लोग यौगिक के गुण के बारे में जानते हैं। यौगिक के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन सल्फाइड जो है लोहा और गंधक के सहयोग से बना है। लोहा और गंधक के मिश्रण से ही क्या बना है? फेरस सल्फाइड, या इसको आयरन सल्फाइड भी कह सकते हैं। अब इसके अवयवी के निकट हम एक चुंबक ले जाते हैं, ठीक है, जो कि लोहा में अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन हम पाते हैं कि चुंबक जो है इसके यौगिक में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि यौगिक के अवयवी को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि फेरस सल्फाइड में लोहे का अपना विशिष्ट गुण नहीं रहता, इस वजह से चुंबक इसमें नहीं सट पाता, ठीक है। दूसरा गुण है हमारा कि किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? जल बनता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, लेकिन H2O जल है, जो कि गुण में दोनों की असमानता देखने को मिलता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है ना। तो और जल जो है न तो ज्वलनशील होता है और न ही ज्वलन का पोषण होता है, तो इसके गुण दोनों में डिफरेंस हो जाता है। तीसरा जो है वो है आपका कि किसी यौगिक के बनने में ऊष्मा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा का प्रायः उत्सर्जन या अवशोषण होता है। हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को परस्पर मिश्रित कर देने के बीच तब तक अभिक्रिया नहीं होगा जब तक कि मिश्रण में विद्युत चिंगारी उत्पन्न न हो जाए, है ना। चौथा गुण है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रहते, ठीक है। अब देखिए कि जल में चाहे उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा, ठीक है, भार के विचार से, ठीक है। और भी इसको एग्जाम्पल दूसरा लेकर के समझें, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना रहता है? तो 3:8 ही रहता है, ठीक है। पांचवा है कि यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, ठीक है। तो यौगिक के द्रव्यनांक, क्योंकि जल का द्रव्यनांक जानते हैं हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल जो है उबलना और वाष्पित होना प्रारंभ कर देता है। ईथर का है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। उसी प्रकार बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वो द्रव की अवस्था में बदलना लगता है। तो यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। छठा गुण है हमारा कि यौगिक एक समांगी पदार्थ होता है, ठीक है। यौगिक क्या होता है? तो यह एक समांगी पदार्थ होता है, अर्थात यौगिक के संगठन और गुण सर्वथा एक समान होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं तत्व और यौगिक में क्या अंतर है। तो तत्व यौगिक में निम्नलिखित अंतर है। जैसे पहला हम लोग जाने कि तत्व वह पदार्थ है जिसे 2 या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा भी विभक्त नहीं किया जा सकता, है ना। दूसरा अंतर है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है, यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से बनता है। तीसरा है तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं और यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। तो ये था तत्व और यौगिक में अंतर, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब कि मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे वायु, बारूद, इस्पात इत्यादि, ये सब जो है मिश्रण के उदाहरण हैं।
तो मिश्रण समझ में आ गया होगा कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है, और इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग भी किया जा सकता है ना, जबकि यौगिक के अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया वायु, यानी हवा एक मिश्रण है, बारूद भी एक मिश्रण है। वायु में बहुत सारे गैसेस मिला हुआ है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ये सब मिश्रण है। बारूद भी है, सोरा, गंधक, चारकोल इत्यादि का मिश्रण होता है। अब आगे जानते हैं हम लोग कि मिश्रण के गुण के बारे में। मिश्रण के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला, मिश्रण समांग या विसमांग हो सकता है। ठीक है, मिश्रण समांग या विसमांग हो सकता है। दूसरा है आपका कि मिश्रण के बनने में प्रायः ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। तीसरा है मिश्रण के द्रवनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। चौथा है गुण कि मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है, पांचवा है मिश्रण का संघटन निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण के अवयवों को हाथ से चूनकर अलग किया जा सकता है ना। दूसरा तरीका है चलनी से चालकर अलग किया जा सकता है। तीसरा तरीका है थिराना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। चौथा तरीका है अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है ना। अब आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हाथ से चुनकर कहने का मतलब है कि किसी मिश्रण को हम लोग हाथ से चुनकर, जैसे कि चावल में मिश्रित कंकड़ों को हाथ से चुनकर या कुछ ब्लैक वगैरह रह जाता है तो उसको भी हम लोग हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं। दूसरा है चलनी से चालकर, है ना। मिश्रण में उपस्थित बड़े आकार वाले अवयवों को चलनी से चालकर भी आसानी से अलग किया जा सकता है। तीसरा है थिराना विधि द्वारा हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी द्रव और अबिलेय ठोस पदार्थ के मिश्रण को बीकर में कुछ देर तक छोड़ दीजिए, तो छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके पेंदी में तलछट में जो है बैठ जाते हैं और यही तलछट भी कहलाता है। साथ ही साथ यह प्रक्रिया थिराना विधि द्वारा थिराना कहलाता है। अगला है अपकेंद्रीकरण, इसमें अ छूट गया, मिसप्रिंट हो गया है। तो अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि द्वारा भी हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। इसी विधि द्वारा हम दूध और दही से मक्खन निकाल सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें द्रव निलंबित कणों का स्कंदन बहुत धीरे धीरे होता है। और भी कई सारे तरीके हैं जिससे मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, है ना, साथ ही साथ वाष्पन के द्वारा, ठीक है, छनित या छनना विधि द्वारा। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं मिश्रण के अवयवों को अलग करने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। तो इस चैप्टर में आज सबसे पहले हम लोग पढ़े रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, उसके बाद पढ़े तत्व किसे कहते हैं, उसके बाद पढ़े तत्व की विशेषताओं के बारे में, है ना, तत्व का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, धातु के गुण के बारे में पढ़े, उसके बाद अधातु के गुण के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग यौगिक किसे कहते हैं ये जाने, ठीक है, उसके बाद यौगिक के गुण के बारे में जाने हैं, उसके बाद तत्व और यौगिक में क्या अंतर होता है ये जाने हैं, साथ ही साथ मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के गुण के बारे में भी जान लिए। अब साथ ही साथ मिश्रण के अवयवों को कैसे अलग किया जा सकता है ये भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, संत जोसेफ इंटरनेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।